एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुस्कान। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेसिक डिफरेंस क्या होता है रिसर्च प्रपोजल एंड साइनॉप्सिस के बीच में, एंड इसका एक एक्सेप्शनल केस भी होता है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसर्च प्रपोजल की, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है ना, जैसे आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास फंड की कमी है तो आप एक बिजनेस प्रपोजल बनाते हैं, उसे लेकर जाते हैं, मेंबर्स को अगर अच्छा लगता है तो वो आपको फंड दे देते हैं। उसी तरीके से रिसर्च प्रपोजल आप बनाते हैं, कमेटी मेंबर्स को, रिसर्च कमेटी मेंबर्स को अगर अच्छा लगता है तो वो आपको पीएचडी में एडमिशन दे देते हैं। बेसिकली इंटरव्यू के टाइम पे आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है और कमेटी मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करना होता है। सो एडमिशन से पहले बनता है क्या, रिसर्च प्रपोजल। अभी हम बात करें साइनॉप्सिस की, तो साइनॉप्सिस बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में एडमिशन के बाद बनता है। जब आपका एडमिशन हो गया है उसके बाद आपका कोर्स वर्क भी हो गया है, देन आपको गाइड भी अलॉट हो गए हैं, उसके बाद आप साइनॉप्सिस बनाते हैं आफ्टर द एडमिशन, ठीक है। और बेसिकली साइनॉप्सिस क्यों बनाते हैं, ताकि आप अपने जो टाइटल है, जो टॉपिक है, उसका फाइनल अप्रूवल ले सके एंड अपना थीसिस वर्क स्टार्ट कर सके। अगर मैं बेसिक मीनिंग की बात करूं रिसर्च प्रपोजल की, तो रिसर्च प्रपोजल में बेसिकली आप एक वर्क प्लान बनाते हैं, यानी कि किस टॉपिक पर स्टडी करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, कितने बजट में करेंगे, ये सारी चीजें आप मेंशन करते हैं किसमें, रिसर्च प्रपोजल में। और साइनॉप्सिस में भी लगभग यही सारी चीजें मेंशन होती है, यानी कि आप पूरे थीसिस में, आने वाले टाइम में आप थीसिस लिखेंगे तो उसमें आप क्या कुछ चीजें मेंशन करेंगे, किस तरीके से अपना काम करेंगे, वही सारी चीजें आपको लिखनी होती है। साइनॉप्सिस के अंदर बजट और टाइम नहीं आता है। उसके अलावा जो डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि साइनॉप्सिस जो होती है वो हमेशा एक सीक्वेंस में ही बनती है, जिस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा, देन लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सारी चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में चलेगी। प्रॉपर टाइटल पेज होगा, डिक्लेरेशन पेज होगा, सब कुछ इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रहता है, प्रॉपर ये वेल सीक्वेंस्ड होती है, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस था। बाकी दोनों के ऊपर ही मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको पूरी पीएचडी सीरीज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज रिसर्च प्रपोजल। क्या होता है ना, ये बिना किसी गाइड के सुपरविजन के बनता है, यानी कि आपको क्योंकि गाइड अलॉट नहीं हुए होते तो बिना गाइड के सुपरविजन के बनाते हैं। हाँ, हेल्प किसी की भी ले सकते हैं, किसी फ्रेंड की या फिर किसी कोई प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। साइनॉप्सिस जो होती है ये कंप्लीटली जो आपके गाइड होंगे उनके सुपरविजन के अंडर आप बनाते हैं, ठीक है। ये था सेकेंड डिफरेंस। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड डिफरेंस पे, दैट इज जो फॉर्मेट होता है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट जो है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। हल्का फुल्का उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, एक आध पॉइंट छोड़ सकते हैं, एक आध पॉइंट अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी ने स्पेशली मेंशन करके बोला है कि आपको एक प्रॉपर इसी फॉर्मेट में लेके आना है तो अलग बात है, अदरवाइज जो होता है आप रिसर्च प्रपोजल के फॉर्मेट में हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके फॉर्मेट के ऊपर अलग से मैंने प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और साइनॉप्सिस की हम बात करें तो इसका अपोजिट, यानी कि ये कंप्लीटली एक सीक्वेंस में बनता है, एक स्ट्रक्चर में बनता है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और वही फॉर्मेट हमें फॉलो करना होता है, हम इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था थर्ड डिफरेंस। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पे, दैट इज जो टाइटल होता है ना वो आप क्या लेते हैं, टेंटेटिव लेते हैं। टेंटेटिव लेंगे यानी कि उसके अंदर चेंजेस पॉसिबल होते हैं। आपने अपनी मर्जी से टाइटल लिया, फ्रेम किया उसको, उसके ऊपर आपने रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर दिया। उसके बाद जो कमेटी मेंबर्स होंगे उनको आपका प्रपोजल अच्छा लगा, आपका एडमिशन हो गया है, देयर आफ्टर जो आपके गाइड होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, वो कभी भी आपका टॉपिक चेंज करवा सकते हैं थीसिस स्टार्ट होने से पहले। यानी कि साइनॉप्सिस जब आपका सबमिट होगा ना, जब आपको फाइनल अप्रूवल मिलेगा उससे पहले आपका चेंजेस हो सकते हैं टाइटल में। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमने जिस टॉपिक पे सबमिट कर दिया, जिस टाइटल में हमने सबमिट कर दिया, क्या हमें उसी पे ही पूरा वर्क करना होगा। तो उसके अंदर अगर आपको बाद में लगता है, माइंड में कुछ आता है, चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था फोर्थ डिफरेंस। इसके बाद हम बात करें साइनॉप्सिस की, तो इसके अंदर क्योंकि
टाइटल को फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। सो ये था बेसिक डिफरेंस किसमें, रिसर्च प्रपोजल एंड साइनॉप्सिस के बीच में। अभी हम चलते हैं इसके एक्सेप्शनल केस पे। एक्सेप्शनल केस क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ना, जो यूनिवर्सिटी है वो ये बोलती है कि इंटरव्यू के टाइम पे साइनॉप्सिस सबमिट करना है। अभी बोलोगे मैम हमारा तो एडमिशन ही नहीं हुआ, ये तो पहले साइनॉप्सिस मांग रहे हैं, तो वहाँ पे उनका कहने का मतलब रिसर्च प्रपोजल ही होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे रिसर्च प्रपोजल ही मांगा जाएगा और वही वर्ड भी यूज किया जाएगा। बट कई बार क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये देखने को मिला है वो इंटरव्यू के टाइम पे रिसर्च प्रपोजल वर्ड ना यूज करके वो साइनॉप्सिस वर्ड यूज करते हैं, वो साइनॉप्सिस मांगते हैं। तो बस फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि अगर वो आपसे ऐसा कुछ मांग रहे हैं कि इंट्रोडक्शन लेकर के आना, लिटरेचर रिव्यू लेकर के आना है, प्रॉपर ये सब चीज़ें मांग रहे हैं, तो दैट मीन्स वो आपसे साइनॉप्सिस मांग रहे हैं। और अगर वो आपसे मांग रहे हैं कि आपको एक वर्क प्लान लेके आना है साइनॉप्सिस के फॉर्म में, तो बेसिकली वो आपसे रिसर्च प्रपोजल ही मांग रहे हैं। बस उन्होंने नाम वहाँ पर रिसर्च प्रपोजल ना यूज़ करके साइनॉप्सिस यूज़ कर लिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली में वो आपसे प्रपोजल ही मांग रहे होते हैं। ठीक है, सो ये इसका एक एक्सेप्शनल केस होता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइनॉप्सिस क्या हमेशा एडमिशन के बाद ही मांगा जाता है, कई बार तो इंटरव्यू के टाइम पे भी मांग लेते हैं। तो बस यही फर्क होता है और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एक और साइनॉप्सिस होती है। मैम कितने टाइप की साइनॉप्सिस होती है ना। इसके बाद एक तीसरी साइनॉप्सिस और आती है। तीसरी साइनॉप्सिस क्या होता है, ये एक एंड में बनती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये देखने को मिलता है, ये गाइडलाइंस रहती है उनकी, जब हमने पूरा थीसिस बना लिया, पूरा थीसिस हमने बना लिया, पूरा थीसिस हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद जो हमने 250 पेज का, 200 पेज का या 300 पेज का हमने थीसिस बनाया है, तो उसी को ही हमने शॉर्ट करके, फॉर एग्जांपल आपने 300 पेजेस की थीसिस लिखी है या 200 पेजेस की थीसिस लिखी है, तो उन 200 पेजेस को ही आपने लगभग 20 to 30 पेजेस में या 40 पेजेस में मैक्सिमम आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। यानी कि हर एक चैप्टर को आपने बड़े ही शॉर्ट में लिखना होता है। तो इससे क्या होता है, रीडर को ये पता लग जाता है कि आपने पूरी थीसिस में क्या लिखा है। मतलब अगर वो पूरी थीसिस नहीं पढ़ते हैं तो एटलीस्ट वो छोटी साइनॉप्सिस पढ़ के उनको आपका पूरी थीसिस का आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको एट द एंड में कई बार साइनॉप्सिस सबमिट करनी होती है, जिसके अंदर आप पूरा समरी लिखते हैं अपनी थीसिस का ही, जो भी आपने रिसर्च वर्क किया है उसी का ही समरी लिखते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली एक और होती है, दैट इज थीसिस साइनॉप्सिस। सो ये जो बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको अभी बताया है रिसर्च प्रपोजल एंड साइनॉप्सिस के बीच में, ये तो होगा ही होगा, ये मेन डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। इसके बाद जो एक्सेप्शनल केसेस हैं ये मैंने आपको अलग से और बता दिए हैं। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।